के भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी की सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक 70 मार्क्स का है, टाइम 3 घंटे का है। तो चलिए पहला नंबर सवाल से शुरू करते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? पहला ऑप्शन है भवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है परिवहन, चौथा ऑप्शन है विनिर्माण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भवन निर्माण। दूसरा नंबर सवाल है, नोवा मुंडी और गोवा के महत्वपूर्ण लौह अयस्क खान भारत के किस राज्य में स्थित है? नोवा मुंडी और गोवा के महत्वपूर्ण लौह अयस्क खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में ही स्थित है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GIAL की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 1975 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1984 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1980 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1986 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1984 ईस्वी में की गई थी। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 है धाराएं। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? भारत के किस राज्य में जो बौद्ध जनसंख्या की सर्वाधिक निवास करती है? तो ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। छठा नंबर सवाल है, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 स्वीडन, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी में। सातवां नंबर सवाल है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोलखोज, ऑप्शन नंबर 2 है फजेंडा, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर 4 है पुष्पोत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फजेंडा कहा जाता है। आठवां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन 1 है कॉफी, ऑप्शन 2 है गन्ना, ऑप्शन 3 है गेहूं, ऑप्शन 4 है रबड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं। नौवां नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसको कहते हैं द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1990, ऑप्शन नंबर 2 है 1985, ऑप्शन नंबर 3 है 1988, ऑप्शन नंबर 4 है 1985। तो 9वां नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1990 से प्रकाशित की जा रही है। 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है? लिंग अनुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 है लैटविया, ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैटविया। 11वां नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 2 है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 4 है सौर ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर ऊर्जा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। बाकी इन तीनों से तो प्रदूषण होता है। 12 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 है एशिया, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एशिया में। 13 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अटाकामा, ऑप्शन नंबर 2 है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 14 नंबर सवाल है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रुको और जाओ निश्चयवाद किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है हाम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है
ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर 3 है एलन सी सैम्पल, ऑप्शन नंबर 4 है रैट जेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रिफिथ टेलर। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 है जमुना, ऑप्शन नंबर 3 है सतलुज और ऑप्शन नंबर 4 है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रदूषण नदी कौन है सबसे ज़्यादा? यमुना। 16 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लो अयस्क, ऑप्शन नंबर 2 है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 3 है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 4 है अब्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लिग्नाइट। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? कौन सा आधात्विक खनिज है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, ऑप्शन नंबर 2 है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 3 है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेफाइट। तो कौन सा आधात्विक खनिज है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा ग्रेफाइट। 14 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर 3 है नगरीय से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 4 है नगरीय से नगरीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण से नगरीय, क्योंकि लोग रोजगार के लिए ग्रामीण से शहरों की ओर रवाना करते हैं। 19 नंबर सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 121.09 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 है 102.70 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 है 125.25 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 है 135.029 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी। 20 नंबर सवाल है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। 21 नंबर सवाल है, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र खालिस्तान किसमें स्थित था? तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा नेवा नदी के तट में, नेवा नदी के तट में स्थित था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर सवाल है, चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन की जनसंख्या 1 है, 1 नंबर पे आता है, और भारत की विश्व में जनसंख्या का स्थान 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 23 नंबर सवाल देखते हैं, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल में आच्छादित है, मतलब कि जल से घिरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% भाग जल से घिरा हुआ है। 24 नंबर सवाल देखते हैं, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो जंग के कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो पीटर्सबर्ग। कौन? पीटर्सबर्ग ही जाना जाता है जंग के कटोरा के नाम से। तो यहाँ हो जाएगा पीटर्सबर्ग। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। 25 नंबर सवाल है, खट्टे रेशेदार फलों की कृषि किस प्रदेशों में की जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में की जाती है। किसमें? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं, दामोदर घाटी में खालिस्तान है का निक्षेप पाया जाता है। तो दामोदर घाटी में किसका निक्षेप पाया जाता है? कोयला एवं अभ्रक का। कोयला एवं अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। अगला नंबर सवाल है, सन्नगर्त शब्दावली का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में पैट्रिक गिडिज ने किया था। किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने। इसको आप लिखते जाइएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में लिंग अनुपात घटने के कोई 2 कारण बताइए। भारत में लिंग अनुपात घटने का कोई 2 कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। 2 कारण क्या है? और पहला है प्रजनन में कमी,
और दूसरा है स्त्री की अपेक्षा में पुरुषों को अधिक प्राथमिकता देना मतलब कि अभी भी हमारा देश पितृ प्रधान है, स्त्रियों को उनके बराबर नहीं माना जाता है, उनके योग्य नहीं माना जाता है। तो चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। भारत में जल प्रदूषण किससे होता है, इसको दो लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो कारण है, पहला है औद्योगिक से निकले गंदगी को जल के ही स्रोतों में मिला दिया जाता है, और दूसरा है बहते या जमाव जल में कूड़े कचरे को नालियाँ प्रदूषित करना। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 30 है, मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध हैं। तो चलिए भी इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। मुंबई हाई और सागर सम्राट दोनों तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। मुंबई हाई भारत के मुंबई शहर से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में खंपात की खाड़ी में स्थित एक तेल खनन क्षेत्र है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल वेधक क्षेत्र है जो अरब सागर में खेबात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ भारत में प्रमुख तेल शोधक सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस उपयोग ONGC द्वारा तेल का खनन किया जाता है। सागर सम्राट इसी क्षेत्र में स्थित एक तेल वेधक जहाज है जो समुद्र से तेल को खनन क्रिया को करता है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं एकदम इजी तरीके से। किसे कहते हैं, उन्हें द्वितीयक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त उत्पाद को अधिक मूल्य वाले उत्पाद में परिवर्तित करने संबंधी क्रियाकलाप को द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीयक क्रियाकलाप है। कपास से वस्त्र बनाना, ये द्वितीयक क्रियाकलाप है। लो एस्क से इस्पात तथा इस्पात से मशीनें बनाना आदि एक विकसित देश में जनसंख्या का बड़ा भाग द्वितीयक क्रियाकलाप में संलग्न होता है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। स्थानांतरित कृषि अथवा झूम कृषि का क्या अर्थ है। स्थानांतरित तथा झूम कृषि दोनों एक ही है, इसका क्या अर्थ है। तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग इजी वे में देखते हैं। कृषि किसे कहते हैं या किस भाग में पाई जाती है। कृषि में के प्रारंभ चलवासी पशुचारण के स्थान पर से अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि के सबसे आदिम स्वरूप को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। सबसे जो शुरुआती होता है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि अभी संसार के कुछ भागों में प्रचलित है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में वनों को साफ करने के लिए वृक्षों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है, पहले उन वनों को काट दिया जाता है और वहाँ से ज़मीनों को साफ कर लिया जाता है और वहाँ पर खेती किया जाता है। इन खेतों में पहले से तैयार की गई फसलों को रोपते हैं। कुछ वर्षों तक फसलों की उत्पादन करने के पश्चात इनकी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तब इन खेतों को परती छोड़ दिया जाता है तथा अन्य स्थानों की सफाई की जाती है। स्थानांतरित कृषि के प्रकृति प्रवासी होती है। इसने लोगों को एक स्थान पर अधिक समय तक अस्थायी रूप से रहने से प्रेरित करती है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्या समझते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण के अध्ययन के एक विधि है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। प्रवास के दो मुख्य प्रकार कौन से। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लोग क्यों जाते हैं। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। प्रकार पहला है शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरा है काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं। 35 नंबर सवाल है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा देना है और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों की उल्लेख भी करना है। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जैवों के माध्यम संबंधों को
अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। और इसी में था क्या, इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं? तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। संख्या तथा उसकी क्षमता, दूसरा है उस प्रदेश की प्रकृति वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, तीसरा है उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप, चौथा है प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरणों के पारस्परिक कार्यों द्वारा मानव वातावरण समायोजन के रूप, जिसे हम क्षेत्र संगठन के रूप में भी कहते हैं। पांचवा नंबर है उपरोक्त वातावरण समायोजन कालिक अनुक्रमण सभी 5 अंगों के निम्न चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ इसको चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है। पहला है कालिक अनुक्रमण, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है प्रवेश के प्राकृतिक संसाधन और चौथा है सांस्कृतिक प्रतिरूप, पांचवा है मानव वातावरण समायोजन। बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो नगरीय बस्तियों कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हम लोग को वर्णन करना है। इसे हम लोग शहर भी कहते हैं। 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूची नगरीय क्षेत्र सीमित हों एवं कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हों। जिस नगर में 5,000 व्यक्ति निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वह जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो ऐसे स्थान को नगरीय बस्ती कहा जाता है। जिस बस्ती में 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हैं, 75% पुरुष श्रमिक गैर श्रमिक कार्यों में संलग्न हो, वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो, तो ऐसे स्थान को हम लोग नगरीय बस्ती कहते हैं। चलिए इनकी विशेषताएं को देख लेते हैं। इनके प्रमुख विशेषताएं नीचे निम्नलिखित हैं। पहला है अधिकार कस्बे और नगर बड़े गांव के विस्तृत रूप हैं। दूसरा है अपने आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण हैं, जो उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, मकानों की बनावट और अन्य पक्षों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरा नंबर है अनेक नगरों एवं पूर्व शासकों और प्राचीन प्रकार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। निम्नलिखित है: जिस प्रकार की किसी इमारत को स्तंभ को सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास की विचार भी समता, सत्ता, पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो इसके 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादक और सशक्तिकरण। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं। जननांकनीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर वर्णन करना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। संक्रमण से आप क्या समझते हैं? इनके अवस्थाओं का भी वर्णन कीजिए। वर्णन करना है तो जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। आर्थिक दृष्टि से अविकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची रहती है। जैसे जैसे देश की आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन को जननांकनीय संक्रमण कहते हैं। तो जननांकीय संक्रमण किसे कहते हैं? जन्म और मृत्यु दर के परिवर्तन होने लगता है, उसे जननांकीय संक्रमण कहते हैं। प्रत्येक देश अविकसित अवस्था में विकसित अवस्था तक पहुंचते हुए जननांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तो कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है जन्म दर व मृत्यु दर में काफ़ी उतार चढ़ाव, जनसंख्या वृद्धि दर कम। कारण, इसका कारण क्या है? ए नंबर है शिशु मृत्यु दर अधिक अथवा अधिक प्रजनन। बी है परिवार नियोजन। सी है काम के लिए अधिक बच्चे। डी है अधिक पुरुषों के प्रति। डी है धार्मिक विश्वास के बड़े परिवार। फिर जन्म दर अधिक के कारण, फिर है मृत्यु दर अधिक के कारण, फिर है भूखमरी, घाटियाँ, भोजन, फिर है चिकित्सा सुविधा नहीं। दूसरी अवस्था क्या है? जन्म दर अधिक रहती है, मृत्यु दर से तेजी से घटती है। इसका कारण क्या है? तो चलिए इसका कारण भी हम लोग देखते हैं। द्वितीय अवस्था के कारण है चिकित्सा की सुविधा, समय समय पे टीकाकरण। दूसरा है स्वराज की सुविधाएं, शुद्ध पेयजल। तीसरा है खदानों की मात्रा में वृद्धि। चौथा है शिशु मृत्यु दर में कमी। पांचवा है खाद्यान्नों डॉक्टरों में अपने आने जाने के अनंत परिवहन साधन। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरी अवस्था इसकी क्या है?
जन्म दर में तेजी से कमी, मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी, जनसंख्या में धीमी वृद्धि। कारण जन्म दर में कमी क्यों? तो पहला है परिवार नियोजन, बंधुकरण, सरकारी लालच। दूसरा है शिशु मृत्यु दर बहुत कम। तीसरा है औद्योगिकरण और मशीनीकरण में कम श्रमिकों की जरूरत। चौथा है छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन सुविधा। और चौथा है महिला मुक्ति नौकरी उच्च पर प्रतिष्ठा। चौथी अवस्था क्या है? जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम हो, थोड़ा सा कम या अधिक। नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करें। नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। निश्चयवाद और तथा संभववाद में अंतर बताइए। तो नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा अपने लाभ के लिए प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक है। भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने की तकनीक मतलब जो भूमि के अंदर की जमीन के अंदर पानी होती है उसे अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। वर्षा जल संग्रहण आजकल भारत में बहुत आवश्यक है। इसके निम्न कारण है। पहला कारण क्या है? जल की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए। दूसरा कारण क्या है? नालियों को रोकने वाली सतहों जल प्रवाह को कम करने के लिए। तीसरा क्या है? सड़कों पर जल के फैलाव को रोकने के लिए। और चौथा क्या है? भौम जल प्रदूषण को रोकने के लिए, मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको प्रदूषण से रोकने के लिए। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक कारक है। आर्थिक कारण का यहाँ मतलब है जो सरकार मदद कर सकती है, जो सरकार का कार्य हो सकता है। पहला है बड़े नहरों का निर्माण तथा तालाबों का निर्माण करा सकती है। दूसरा है सरकारी योजनाएं, कुआं जैसे नारेगा की होता है। और तीसरा है नदियों में बांध बनाना, जैसे दामोदर नदी में बांध बना हुआ है। और चौथा है जल संभर बनाना। और सामाजिक कारक जो हमारे लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? छोटे कुआं तथा तालाब का निर्माण कर सकते हैं जिसमें वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा है बहते नालियों को पानी को इकट्ठा करना। और तीसरा है छत पर पानी को जमाव रखना, बरसात में जब पानी छत पर आती है तो उसे जमा रखना। और चौथा है वर्षा जल को इकट्ठा करके उपयोग में लाना, उसे दोबारा उपयोग करना। 41 नंबर सवाल से पहले अगर अभी तक आपने AK भारती ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखना है। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखना है। इसका अथवा में ही सवाल है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जैसे कोयला वगैरह का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर लिखना है हम लोग को। हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, तो कोयला का संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसी के बारे में लिखना है। तो चलिए 41 का किसी भी एक का हम लोग आंसर देखते हैं। भारत में जल विद्युत पर हमें एक निबंध लिखना था, तो चलिए इसको देखते हैं। भारत में नदियों में अनुमानित कुल जल विद्युत क्षमता 1,45,000 मेगावाट उत्पन्न होती है। अगस्त 2020 तक देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता 45,699 मेगावाट है, जो कि देश की कुल स्थापित क्षमता का 12.3% हिस्सा यही उत्पादन करती है। जल विद्युत एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके साथ ही यह पर्यावरण सहयोगी ऊर्जा स्रोत भी है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहते हैं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आती है, क्योंकि बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाती है, परंतु छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि 25 मेगावाट या उससे कम गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखी जाती है। देश के सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन में उपस्थित है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की बहने वाली नदियां आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किस में होती है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में उपस्थित। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से। देश में सर्वाधिक जल शक्ति का विकास प्रायद्वीपीय भारत में ही हुआ है। विषम धरातल एवं उपभोगों से दूरी के कारण हिमालय क्षेत्र में जल शक्ति का सीमित विकास ही हो पाया है। देश में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के सिद्धपुरोंग में 1897 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 किलोवाट थी। इसके बाद कर्नाटक के शिवसुंदरम, जिसको कावेरी नदी पर बनाया गया था, उसको 1902 ईस्वी में दूसरा जल विद्युत
संयंत्र स्थापित किया गया था?